हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ये 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नॉन मेटल और मेटल का है, तो देखते हैं। कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ डिस्कस किया था मेटल और नॉन मेटल के बारे में, कुछ की उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी में, तो अभी हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करते हैं नॉन मेटल और मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे हम लोग कोई मेटल ले लेते हैं लाइक मैग्नीशियम, आप लोगों को पता होगा इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है। एंड इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड देन थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी बात करें मैग्नीशियम को अगर देखें तो ये नियॉन का एटॉमिक नंबर गेन करने की कोशिश करेगा। इस वजह से ये क्या करेगा, अपने लास्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का +2 बैलेंस ही हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, एक मेटल है ये। अब हम ले कोई नॉन मेटल, फिर देखें कि एक दूसरे से ये रिएक्ट कैसे करता है। तो जैसे मैंने एक नॉन मेटल ले लिया क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 देन 3p5। देखें इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड देन थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें इसके स्टेबिलिटी की तो क्लोरीन क्या करेगी, अपने आप को आर्गन 18 के बराबर करने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए इसमें अगर हम काउंट करें तो टोटल 17 इसका एटॉमिक नंबर बन रहा है। अगर हम देखें तो एक चीज़ समझें, E = P = Z। Z हमारा एटॉमिक नंबर होता है, P फॉर प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E। तो जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बात करें अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि पावर में लिखे जाते हैं, तो इसमें देखें लास्ट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये 18 लाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, इसीलिए हम क्लोरीन की वैलेंसी को क्या लिख देते हैं, Cl-1। अब हम इसका देखेंगे कि जैसा इसमें बताया गया कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ये हमारे लिए एक नॉन मेटल है। ये क्या है, एक नॉन मेटल है। अब हम देखते हैं कि ये एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं। चलिए, ये चीज़ पता हो गई कि मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की बैलेंसी 1 होती है माइनस की। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने देखा था कि मैग्नीशियम का लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे। Cl, इसको हम किसी दूसरे साइन से करें ताकि समझ आए। 1 2 3 4 5 देन 6। एक तो ये कंबाइन हो गया इससे, ठीक है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। देन इसका दूसरा अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 देन 7, और ये इसके साथ कंबाइन हो गया। तो हुआ क्या यहाँ पे कि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी होगी। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए एक एक, तो इसकी भी स्टेबिलिटी होगी।
तो कुल मिला के हमारे लिए क्या बना ये MgCl2, ये एक आयनिक कंपाउंड बन के तैयार हुआ। ऐसे ही हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम एंड क्लोराइड NaCl भी इसी तरीके का होता है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो है क्या कि इसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट होते हैं जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंडीशन में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कोई एक नया कंपाउंड बना के तैयार कर लेते हैं। अब ये क्या है, क्योंकि ये आयंस के थ्रू हुआ है तो इसलिए इसको आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं। तो पढ़ेंगे हम आगे आयनिक कंपाउंड के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आयनिक कंपाउंड जैसे कि हमने लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड के बारे में जानें, आयनिक कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे फिजिकल नेचर इनका होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, solubility, एंड कंडक्शन यानी कि कंडक्टिविटी। ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो आयनिक कंपाउंड की हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की। अगर हम बात करें फिजिकल नेचर की, तो ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल बोलें तो एक तरीके से ब्रिटल क्या होते हैं, जैसे नमक होता है, खड़ा नमक जो डायरेक्टली समुद्र से आता है, ऑपरेशन के थ्रू इसको निकालते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, बड़ा ही ठोस होता है और इस तरीके का ठोस होता है कि अगर हम उसको तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर हम उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे मारेंगे तो वो टूटेगा और टुकड़ों में टूटेगा। ठोस होता है, टुकड़ों में टूटेगा। तो इस तरीके के नेचर को ब्रिटल कंडीशन बोलते हैं या नेचर बोलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का जो होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा। कैसे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज इनके बीच में अगर हमने देखा था इसमें आयनिक कंपाउंड NaCl का, तो इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव में ये आयंस के थ्रू स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके बीच को बॉन्डिंग को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो हम गर्म करें या इसको पिघलाएं। यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें, मेल्टिंग पॉइंट, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। फिर बात करें अगर हम सॉल्युबिलिटी की, तो देखिए नमक जो होता है, घरेलू नमक हम लोग जो खाते हैं वो भी एक कंकड़ वाला जो नमक लोग यूज़ करते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो पानी में अगर हम घोलें तो बहुत आसानी से घुल जाता है। और अगर हम कोई अदर सब्सटेंस लें, लाइक जैसे कोई ऑयल ले लिया, लाइक केरोसिन ले लेते हैं, मिट्टी का तेल,
या सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर के साथ में तो हो जाती है, वाटर में ये सॉल्युबल है, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल वगैरह में ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं केवल पानी में, पानी क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कि सभी चीज़ों को घोलने में मदद करता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल, केरोसिन वगैरह में ये आयनिक कंपाउंड जैसे नमक है वो नहीं होता है। फिर बात करें हम कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी अगर हम देखें तो ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये होते हैं ठोस, हार्ड। तो ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर मतलब सॉलिड कंडीशन में इनका कंडक्शन जो होता है वो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम इसी को वाटर में घोल दें तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, और एनोड और कैथोड की तरफ इनका चार्ज जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है और ये कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्युबल स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉल्युबल फॉर्म में कंडक्टिविटी करता है आयनिक कंपाउंड। तो ये थी आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी। और आयनिक कंपाउंड फिजिकल नेचर, ब्रिटल, ठोस, कठोर होता है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी जो होती है इसमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो होता है बहुत ही लेस होता है, इसलिए बॉन्डिंग बहुत हाई होती है। तो वाटर में तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह इनमें नहीं होती है। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल्स होती हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं नेचर से। तो नेचर यानी कि अर्थ पे हम देखें अगर तो मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं वो दोनों ही मिलते हैं। बात करें अगर हम एक्सट्रैक्शन की तो दो चीज़ें हम पहले दिमाग में लाते हैं, क्या, एक मिनरल और दूसरा ओर। अब ये मिनरल और ओर क्या होते हैं? मिनरल्स तो कोई भी एलिमेंट है वो हमारे लिए एक मिनरल का काम करेगा, लेकिन ओर जो होते हैं वो स्पेशल मिनरल्स होते हैं। अगर हम बात करें लाइक हम लोगों के पास में कुछ स्टोन मिलते हैं हमको, या मिट्टी का कुछ पत्थर टाइप का, तो इसमें सभी में कोई ना कोई मेटल है, ठीक है, तो ये हमारे लिए मिनरल्स बोले जाएंगे सभी। लेकिन अगर हम बात करें कोई एक है, लाइक जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी, डी और ई, मान लिया हमने बी वाला जो है इसमें सिंपल वे में लेस लेबर, लेस एक्सपेंशन या कम खर्चा, ठीक है, और आसानी से कोई मेटल मिल जाती है, मतलब ये हमारे लिए सभी मिनरल हैं। और बी वाला जो है ये कम खर्चे में ज़्यादा, मोर मेटल, ज़्यादा मेटल मिलती है, आसान तरीके से, लेबर भी कम लगती है,
सिंपल वे में, और खर्चा भी कम होता है। इसके अलावा मेटल की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा मिल जाती है। तो ये सभी और मिनरल्स थे, लेकिन हम बी को ही और बोल देंगे। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि सभी मिनरल, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। क्या लिख सकते हैं, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल। यानी कि सभी मिनरल ओर नहीं बनाते हैं, लेकिन जितने भी ओर होते हैं वो सब के सब मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज में, तो उसको देखते हैं। अगर तो हम अगर देखें तो बहुत सारे जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो अलग अलग तरीके के मिलते हैं। आप देखते हैं कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते कैसे हैं उसको समझते हैं। सोडियम पोटेशियम, इसको अगर हम ऊपर लिखें तो सामने पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, एक मिनट, एल्युमिनियम, इसके अलावा जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। एंड सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पे हम बात करें रिएक्टिविटी की, देखा होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। इनको हम लोग केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे ऑक्सीजन से, ये तुरंत ही रिएक्ट कर लेंगे और बर्न हो जाएंगे। ये जब बर्न होते हैं तो गोल्डन फ्लेम देते हैं, बर्न करने पर ये गोल्डन फ्लेम करता है। ड्यूरिंग बर्निंग it gives गोल्डन फ्लेम। गोल्डन कलर का फ्लेम होता है जब भी ये मेटल बर्न करते हैं, या फिर हम इसमें पानी में डाल दें। तो बात करें अगर हम रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी जो होती है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं और ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। अगर हम बात करें, इनको सेपरेट कर लेते हैं 3 कैटेगरी में। ये जितने भी मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, इनके जो ओर्स होते हैं, इनको जब निकाला जाता है तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। इसके अलावा ये अगर हम बात करें तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। ये जितने भी मेटल हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इनको निकाला जाता है, रिड्यूस करके। पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे, देन रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ये कैसे हैं, ये हाईली रिएक्टिव है। ये मिड रेंज के होते हैं।
ये मिड रेंज रिएक्टिव और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये मेटल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये थोड़े कम होते हैं, और ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो अगर हम बात करें ये तो हमारा कार्बोनेट के फॉर्म में हो गया। ये जो होते हैं ये सल्फेट एंड कार्बोनेट, ये मिडिल वाले जो होते हैं सल्फेट और कार्बोनेट, सल्फेट और कार्बोनेट के फॉर्म में ये मिलते हैं। मोर रिएक्टिव वाले जो होते हैं हाईली रिएक्टिव, ये कार्बोनेट के फॉर्म में ही केवल मिलते हैं, लेकिन जो मिडिल वाले होते हैं ये सल्फेट और कार्बोनेट के फॉर्म में, और ये वाले भी सल्फेट के रूप में मिलते हैं। सल्फेट को हम आयंस के थ्रू करें तो ज़्यादा आसान होगी। सल्फेट, ठीक है। देखा होगा कि रिएक्टिविटी में बात करें अगर हम तो ये जो दो मेटल हैं पोटेशियम और सोडियम, ये जो रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा वाटर और एयर के साथ में होते हैं। कैल्शियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है ये ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। ये जो होता है कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम जो होता है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जो एल्युमिनियम होता है ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है। ये इनकी कंडीशन है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम ये तो वाटर में रिएक्ट कर लेगा, एयर में रिएक्ट कर लेगा, लेकिन ये जो तीन होते हैं ये कैसे होते हैं, ये ठंडे पानी के साथ, ये गर्म पानी के साथ, और ये स्टीम के साथ। बात करें अगर हम इनकी तो इनके जो होते हैं बहुत सॉल्ट मिलते हैं सल्फेट के और कार्बोनेट के फॉर्म में। बात करें इनका तो ये सिंपली अगर हम देखें सिल्वर और गोल्ड का, तो जैसे कॉपर है, कॉपर के बारे में देखा होगा। कॉपर जो होता है, कॉपर और आयरन की हम बात करें दो, कॉपर आयरन जो होता है, आयरन के ग्रेन्यूल छोटे छोटे टुकड़े को अगर हम बर्न करेंगे तो ये आसानी से बर्न हो जाता है, लेकिन कॉपर जो होता है ना, ये कॉपर के ग्रेन्यूल छोटे छोटे टुकड़े बर्न नहीं होते हैं। अब जब ज़्यादा ही टेम्परेचर दे देंगे तो ये काले पड़ जाएंगे, काला हो जाता है, यानी कि इसका क्या हो जाता है, ये क्या बोलते हैं इसका मतलब ब्लैक कोटिंग जो हो जाती है ये ऑक्साइड के फॉर्म में हो जाता है। सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं, सिल्वर की बात करें अगर हम, सिल्वर जो होता है वो सल्फेट के फॉर्म में, जब हम जैसे ज्वेलरी वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है कि जब ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है चांदी में यानी कि सिल्वर में, तो वो सल्फेट के कारण होता है, ठीक है। और जो कॉपर होता है, कॉपर जो होता है इसमें मीन्स कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके ग्रीन कलर की रस्ट बना लेता है। मतलब अगर हम देखें यहाँ पे कॉपर जो होगा ये कार्बोनेट के साथ में रस्ट बनाता है, और जो सिल्वर होता है ये सल्फेट के फॉर्म में रस्ट बनाता है। ये ग्रीन कलर की होती है और ये ब्लैक कलर की होती है, ये रस्ट है इनकी। तो अब अगर हम देखें इनको, मरकरी को अगर हम इसी में शामिल कर लेते हैं तो मरकरी जो होती है वो भी इसी में रिएक्टिविटी में आ जाती है। अब अगर हम बात करें इनको निकालने का तरीका, कैसे निकालते हैं हम, ये हमारे लिए जैसे ओर है और इनको हमें निकालना है, तो देखो आगे क्या होता है इनमें। इसमें कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, उनको हम पहले समझ लेते हैं। ये कुछ प्रोसेस है, जैसे कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन में क्या होता है कि हम लिमिटेड अमाउंट में, इसमें क्या करते हैं, लिमिटेड अमाउंट में एयर को देते हैं और इसको हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोला जाता है। लिमिटेड एयर में जब हम लोग हीट करते हैं तो वो कैल्सिनेशन होता है। लेकिन जो रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग होती है, इसमें हम एक्सेसिव अमाउंट में एयर को देते हैं जब हम इसको हीट करते हैं। तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, एयर जो रहेगी वो कैसी रहेगी, लिमिटेड, और ये जो होगी वो एक्सेसिव में होगी, एक्सेसिव क्वांटिटी किसकी, एयर की। इसमें लिमिट रहती है, इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है। तो ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है, ये नेसेसरी है प्रोसेस जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होता है क्या कि जो सल्फेट कार्बोनेट के, ये सल्फेट के लिए, कार्बोनेट के लिए, तो कार्बोनेट वाले जितने भी ओर होंगे उसमें कैल्सिनेशन प्रोसेस की जाती है। इसको कार्बोनेट के जितने भी ओर्स होते हैं उनमें हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, और जो भी सल्फेट के ओर होते हैं उसमें हम रोस्टिंग करते हैं। तो क्या है, कैल्सिनेशन प्रोसेस इन विच हीटिंग with excessive limited quantity of air, then roasting is a process in which excessive quantity of air when we heat, and carbonate जो होते हैं वो कैल्सिनेशन के थ्रू किया जाता है, और सल्फेट के और जो होते हैं वो रोस्टिंग के थ्रू किए जाते हैं। अब होता क्या है, इसी में अगर हम आगे समझें, एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे कोई मेटल है, ठीक है, जैसे मान लो मरकरी का ले लेते हैं, ये ओर है, मरकरी का जो ओर होता है उसको हम सिनेबार कहते हैं। अब क्या किया हमने, इसको हीट किया। जब हम हीट करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा इसका हमें, HgO प्लस SO2, मरकरी का ऑक्साइड मिला। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक्चुअल में इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे ये ओर है, ये ओर है, और इसको हमने क्या किया, एक्सेस मीन्स सल्फेट के एक्सेसिव एयर हमने इसमें दी, तो जब हमने हीट किया तो इसका मरकरी का हमको ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड चली गई। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुई है इसके साथ, तो जब ऑक्सीजन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब हमें इसका ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ऑक्साइड को हम हटाने जिससे कि हमको प्योर मेटल मिल जाए। तो क्या करेंगे, HgO को हमने हीट कर दिया फिर से, और जैसे हीट किया तो ये मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल गई, और ऑक्सीजन जो थी वो अलग से रिलीज हो गई। अच्छा, एक चीज़ उसको हम बैलेंस करना चाहें अगर, तो 3 कितना हो गया, इसको हम 2 ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा ऑक्सीजन, ये 3 हो जाएगा, 3 2 6, और ये 2, ये 2, हाँ ये बैलेंस हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के सल्फाइड के जो किसके थ्रू, रोस्टिंग के थ्रू हमने मेटल एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है।
सल्फाइड ये हमारा ओर था, ऑक्सीजन के साथ में हमने जब इसको हीट किया तो इसका ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड को हमने इसका रिडक्शन कर दिया जिससे ऑक्सीजन जो थी वो हट गई और हमको प्योर मेटल लिक्विड फॉर्म में मिल गई। ऐसे ही अगर हम कोई कार्बोनेट का ओर लेते हैं, सल्फेट का हो गया कार्बोनेट का, लाइक जैसे हम जिंक का लेते हैं, सॉरी जिंक सल्फेट ZnS। तो क्या करेंगे इसमें हम, जिंक सल्फेट को हमने पहले क्या किया, ऑक्सीजन से इन्वॉल्व कराया इसको, जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ में इन्वॉल्व किया, हीट किया, तो इसका हमको क्या मिला, जिंक का ऑक्साइड मिलेगा ZnO प्लस SO2। अब ये जो मिला है इसको हमने क्या किया, कार्बोनेट के साथ में इसी का ले लिया ZnO प्लस ZnCO3। तो हमको क्या होगा, CO2 और Zn प्लस CO2 दो, कितना हो जाएगा, इसका नहीं करेंगे अभी, इसको डायरेक्टली कर देते हैं, जिंक को सीधा हीट कर देते हैं, तो जिंक हमारा अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से सल्फेट का और सॉरी कार्बोनेट के लिए, कार्बोनेट का अगर हम करके देख लें ZnCO3 और प्लस ऑक्सीजन इन्वॉल्व किया, देन हीट के बाद ZnO प्लस CO2 और फिर ZnO को हमने फिर से हीट किया, तो हमारा ऑक्सीजन अलग हो गया और Zn हमको मिल गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू हम मेटल के कार्बोनेट और सल्फेट जो होते हैं वो रिलीज कर लेंगे। चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो था इतना हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।